नमस्कार। मैं गुरु पंचेश्वर, गुरु फाइनेंशियल कंसल्टेंसी से आज मैं खेमराज जी आपके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि हमने पिछले बार जून के महीने में यह फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप आपका किया था, तो आपको इतना समझ नहीं आता। उसके लिए मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। आपका नाम है हेमराज मानेश्वर। आपका ऑक्यूपेशन है सर्वेयर। डेट ऑफ बर्थ है 20 7 1990। जैसे कि हमने यहाँ पर हेल्थ फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप किया था, उसका पहला पॉइंट आता है इनकम प्रोटेक्शन। इनकम प्रोटेक्शन मतलब आप यदि सालाना 5 लाख रुपए महीने का सॉरी कमा रहे हैं, तो उसका 20 गुना होता है 1 करोड़। तो आप ये 20 सालों में 1 करोड़ रुपए कमा के देने वाले हैं, तो आपका प्रोटेक्शन गैप है टोटल 1 करोड़ का। आपने बोला कि 5 लाख का आपका इंश्योरेंस है, बाकी है बचा 95 लाख। मतलब आपके परिवार के लिए 95 लाख का प्रोटेक्शन गैप है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पॉइंट मिलता है फाइनेंशियल स्कोर का 2। यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक है। एक है पुअर और 5 है वेरी गुड, मतलब हाई स्कोर। तो आप इनकम प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर कमेंट एक्शन में मैं कहना चाहूंगा कि सफिशियंट इनको इंश्योरेंस कवरेज लीजिए और अपने परिवार को, फैमिली को प्रोटेक्शन दीजिए। आप नहीं भी रहे तो 1 करोड़ रुपए आपको जाने के बाद में आपके परिवार को अगर बैंक में रख दिए, तो वहां से 6% मतलब सालाना 6 लाख रुपए मिलेगा और महीने का 50 हजार रुपए मंथली आएगा, जिसके खर्चे से आपका जो परिवार है वो सरवाइव कर सके। पढ़ाई है बच्चों की, ये जो उनकी शादी है, और बीवी के लिए घर का खर्च है, राशन है, ये सभी चीजें पूरी हो सके, उसके लिए 1 करोड़ का टर्म प्लान आपको लेना चाहिए। इमरजेंसी फंड, आपने जैसा कि बताया कि 25 हजार रुपये आपका मंथली खर्चा है, तो आपके मंथली खर्चों का 3 गुना, मतलब 75 हजार रुपये आपको ऐसी जगह निवेश होना चाहिए, लिक्विड फंड में। जैसे बैंक में आरडी कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं। वहां से आपको अवेलेबल हो सके मंथली खर्चों का 3 गुना, मतलब 75 हजार रुपये आपके एनी हाउ कंडीशन में रहना चाहिए। तीसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस इनकम का 8 से 10 गुना होना चाहिए, मतलब 50 लाख का आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। कि जैसे सालाना इनकम 5 लाख है, तो 50 लाख का आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ये भी आपका जीरो है। यहाँ पर आप 15 लाख का बेस कवर ले सकते हैं और 35 लाख का टॉप अप ले सकते हैं, टोटल 50 लाख। नहीं है ये है कुछ भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसके लिए 1 नंबर। यहाँ पर गवर्नमेंट एक्शन में रिव्यू कवरेज फॉर फैमिली हेल्थ नीड्स, आपकी परिवार के नीड्स के लिए फैमिली टोटल प्लान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस का। क्रिटिकल इलनेस, क्रिटिकल इलनेस क्या होता है? जैसे कोई गंभीर बीमारी है, कैंसर है, हार्ट अटैक है, डायबिटीज है, ऐसी भयंकर भयंकर बीमारी का जो इलाज है वो बहुत कॉस्टली होता है। उसके लिए आपको 15 लाख का, आपके एनुअल इनकम के 3 तक का, मतलब 15 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। आपका यहाँ पर भी गेप है, जीरो है, सॉरी, ये यहाँ 15 लाख, 15 लाख है। आपने कुछ भी नहीं लिया, इसलिए यहाँ पर आपको भी एक स्कोर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी इनकम का 3 गुना होना चाहिए।
सालाना इनकम के 5 लाख का आपका ये सालाना इनकम है, तो 15 लाख का आपका डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होना चाहिए। मतलब आपका दुर्घटना हो गया, आप मरे नहीं, आप जीवित है और सरवाइव कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, तो आपको बैठे बैठे वो इनकम आते रहे, उसके लिए 15 लाख का आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। यहाँ पर भी गेप है 15 लाख का, इसलिए आपको यहाँ पर एक नंबर में दिया जा रहा है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनकम लॉस फ्रॉम डिसेबिलिटीज। अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करिए जब आप डिसेबल हो जाएंगे, कमाने के लिए आपके हाथ पांव सलामत नहीं रहे, उस कंडीशन में डिसेबिलिटी इंश्योरेंस लेना जरूरी है। रिटायरमेंट गोल, आपने कहा कि 25,000 रुपये आपका खर्च है मंथली, तो उसका मंथली खर्चों का 300 गुना, मतलब 75 लाख का कॉर्पस होना चाहिए आपके रिटायरमेंट फंड के लिए। उतना पैसा अगर रहे तो आपको 25,000 रुपये अभी के हिसाब से मिलते रहेगा। आपने इसके लिए भी प्रबंध नहीं किया, इसलिए आपको एक नंबर दिया जा रहा है। चाइल्ड एजुकेशन फंड, जैसे कि आपने डिस्कस किया था कि 10 लाख रुपए आज की नीड है, अगर मान के चलो बी करवाने की, और फ्यूचर में उसका जो खर्चा है आज का 10 लाख, तो आगे चल के और 10 से 12% के हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, तो 10 साल में तो खर्चा डबल हो जाएगा। 15 साल में अगर दिए तो ये वही कॉस्ट 42 लाख रुपए हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपने कोई प्रबंध नहीं किया, इसलिए एक नंबर दिया गया है। डेप्ट मैनेजमेंट, मान के चलो 100 रुपये आप महीने का कमा रहे हैं, तो 100 में से 40 रुपया आपका मंथली खर्चों में मतलब लोन को चुकाने में जाना चाहिए, न कि 40 रुपये से ज्यादा जाना चाहिए। अगर 40 रुपये से ज्यादा जाता है तो आपके पास में आपके आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसा बचेगा नहीं। जैसे खाना, राशन पानी है, दवाई है, मेडिकल है, बच्चों की फीस है, उसके लिए भी बाकी का पैसा मैनेज होना चाहिए। आपने आपका जो मंथली खर्च EMI है लोन का चुकाने के लिए, वो 40% से कम है, इसलिए यहाँ पर आपको 5 नंबर दिया है। वेरी गुड, अच्छा है, स्ट्रांग है। बजट प्लानिंग, आपने मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली अपनी वाइफ के साथ में या फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में डिस्कस करना चाहिए। आपने बोला कि मैं मनी मन में करता हूँ, उसके लिए अपन ने आपको 2 नंबर दिया है। ये आपके एडवाइजर के साथ में डिस्कस होना, या मुझ डिस्कस कीजिए। मेरी राय में आप उस एडवाइजर से डिस्कस करिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में एक्सपर्ट हो, वही बता पाएगा। अगला है मोटर इंश्योरेंस। कार या बाइक का इंश्योरेंस लेना भी जरूरी है, ताकि आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो पूरा हो सके। उसमें भी आपके फाइनेंशियल नीड को जैसे मोटर इंश्योरेंस आपने नहीं निकाला, कार या बाइक का इंश्योरेंस नहीं निकाला है, और आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया और सामने वाले ने क्लेम कर दिया, तो आपको इंश्योरेंस न रहने के चक्कर में बहुत सारा पैसा सामने वाली पार्टी को देना पड़ेगा, जिसने क्लेम किया है उनको। तो इससे भी आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो अचीव होने में कहीं का पैसा कहीं और चला जाएगा। इससे भी आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को इफेक्ट पड़ेगा। उसके लिए भी कार और बाइक का इंश्योरेंस होना जरूरी है। वेल्थ इंश्योरेंस, वेल्थ बिल्डिंग, आपका जो, जैसे मैंने कहा कि 100 रुपये कमा दे तो 20 रुपया आपका वेल्थ क्रिएशन में जाना चाहिए, ऐसी जगह निवेश होना चाहिए जहाँ से पैसा बने। मतलब इक्विटी मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में, ऐसी जगह निवेश होना चाहिए जहाँ से हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए आपकी मंथली इनकम का 8,000 रुपये जाना चाहिए। आपने बोला कि 1,000 रुपये, 700 रुपये आप निवेश करते हैं उसके लिए, तो बाकी का 7,300 रुपया बाकी है, उसको आप निवेश कीजिए। यहाँ पर आपने 700 रुपये निवेश किया, इसलिए 2 नंबर दे रहे हैं।
कार एंड बाइक प्रोटेक्शन एज पर वैल्यू, ये कंपलसरी नहीं है कि कुछ तो होना चाहिए, थर्ड पार्टी को भी इंश्योरेंस रहना चाहिए। टैक्स प्लानिंग, अगर आप एटीसी अगर आप टैक्स कटाते तो एटीसी और एटी डी में, तब आप लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस में 1.5 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं। आप इस कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए आपको भी 5 नंबर दिया जा रहा है। एच यू एफ अकाउंट, अगर आप टैक्स कैटेगरी में आते तो ये एच यू एफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और वहां पर भी टैक्स में छूट ले सकते हैं। ये क्योंकि इस कैटेगरी में आप नहीं आते, तो यहाँ पर भी आपको 5 नंबर दिया जा रहा है। होम लोन या रेंट, आपका जो होम लोन या रेंट है वो 30, आपके इनकम के 30% से कम है, इसलिए अभी यहाँ पर आपको 5 नंबर दिया जा रहा है। सिविल स्कोर 700 है तो आपका सिविल स्कोर अच्छा है, गुड है। और यदि 800 है, 800 से ऊपर है तो वेरी गुड है। आपका 700 से नीचे, इसलिए यहाँ पर आपको 1 नंबर दिया जा रहा है। स्पॉट का कवरेज, जैसा कि मैंने ऊपर पहले इससे पहले डिस्कस किया है कि आपका सालाना इनकम 5 लाख है, तो सालाना इनकम के 20 गुना आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, मतलब 1 करोड़ का होना चाहिए। तो अगर आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस है तो आपकी वाइफ का 50 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए, मतलब 50% इंश्योरेंस स्पाउस का होना चाहिए। यदि स्पाउस इनकम जनरेट करती है, मतलब उसको जॉब है या बिजनेस है, तो उसके हिसाब से, उसकी इनकम के हिसाब से उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर नहीं है, हाउस वाइफ है, तो हस्बैंड के इनकम का, हस्बैंड के इंश्योरेंस का 50% इंश्योरेंस होना चाहिए स्पाउस वाइफ, स्पाउस या हाउस वाइफ का। यहाँ पर भी नहीं है, इसलिए 1 नंबर दिया जा रहा है। फैमिली गोल, जैसे हमको कुछ वेकेशन में जाना है, जैसे हरिद्वार, वृंदावन या और भी अन्य सिटी, देश या विदेश घूमने जाना है, तो उसके लिए भी एक बजट की प्लानिंग होती है। फैमिली गोल तो कोई फैमिली गोल है, बाइक परचेस करना है या कार परचेस करना है या किसी को गिफ्ट देना है या मकान बनाना है, उसके लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरत पड़ती है। अगर ये प्लानिंग नहीं करते हो तो भी यहाँ पर आपको 1 नंबर दिया गया है। स्टेट प्लानिंग, स्टेट प्लानिंग में होता है नॉमिनेशन। यदि आपने अपने असेट के लिए अब इसे नॉमिनी नियुक्त कर दिया, ताकि आपको या सॉरी, आपके नहीं रहने के बाद में परिवार में किसी प्रकार का विवाद ना हो, कोई लड़ झगड़ के आपकी प्रॉपर्टी को हत्याने की कोशिश ना करे, उसके लिए नॉमिनी बनाना बहुत जरूरी है। उसको बोलते हैं वारिसदार, जिसका आपके नहीं रहने के बाद में हक रहे। ये भी आपने प्रॉपरली नहीं किया, इसलिए अभी यहाँ पर 1 नंबर है। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आपका असेट अलोकेशन होना चाहिए। गोल्ड, डेट, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इक्विटी मार्केट, इनमें सभी में अपना जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में निवेश होना चाहिए, एक ही जगह नहीं रहे। आपने थोड़ा बहुत किया हुआ, इसलिए आपको 2 नंबर दिया गया है। मैरिज ऑफ फंड, अगर आप हो सके तो अपनी बिटिया के लिए 29 लाख रुपए लगेंगे आने वाले समय में उसकी शादी के लिए, तो इसका प्रबंध करने की कोशिश करिए। आपने अभी तक नहीं किया है, इसलिए आपको यहाँ पर 1 नंबर दिया जा रहा है। क्योंकि हर साल महंगाई दर जारी बढ़ते जा रहा है। आज मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 4 से 5 लाख रुपए अभी के वर्तमान में समय में लगता है शादी के लिए, बिटिया के लिए। तो आने वाले समय में करीब 20 से 25 साल बाद आपकी बेटी की शादी के लिए यहाँ पर 29, 29.5 लाख, मोटा मोटा 30 लाख के लगभग लगभग यहाँ पर पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि महंगाई दर बढ़ चुकी होगी। तो उसके लिए भी आप यहाँ पर प्रबंध नहीं किया है, इसलिए 1 नंबर दिया गया है। आपका टोटल यहाँ पर तो
टोटल जोड़ करके बताते हैं। अभी यहाँ यहाँ पर लास्ट में लेगेसी फंड, लेगेसी फंड मतलब आपकी प्रॉपर्टी का या आपके एसेट का कोई भी संस्था में दान करना चाहते हैं, ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर निर्भर करता है। यदि नहीं करते तो कोई बात नहीं। अभी देखते हैं आपको टोटल स्कोर कितना होता था। आपका फाइनल स्कोर हो रहा है 41। फाइनल स्कोर 41 के हिसाब से यहाँ पर कैटेगरी आ रही है आपकी 40 टू 60 के बीच में। अगर आपका सिविल स्कोर, सॉरी, आपका फाइनेंशियल हेल्थ स्कोर 80 है तो एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त है। 60 से 80 के बीच में है तो गुड है, अच्छा है। 40 से 60 के बीच में है तो एक्शन की जरूरत है। और बिलो 40, 40 से नीचे है तो आपको इमीडिएट एक्शन लेने की गरज है। फिर भी आपको यहाँ पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। ये है आपका फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप। अभी हम शॉर्ट में इनको, इनके बारे में थोड़ा डीप में जानकारी लेते हैं। बिल्डिंग यूर सेफ्टी नेट। इनकम प्रोटेक्शन मतलब आपका एक इंश्योरेंस है, एक बेसिक है, पिलर है, जिससे आपका यहाँ पर परिवार सुरक्षित रहता है आपके नहीं रहने पर। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होना चाहिए और इनकम प्रोटेक्शन होना चाहिए। आपके सालाना इनकम का 20 गुना होना चाहिए। मतलब 5 लाख इनकम है आपकी सालाना, तो 20 गुना होना चाहिए, मतलब 1 करोड़ का आपका टर्म प्लान होना चाहिए। इमरजेंसी फंड आपके मंथली खर्चों का 3 गुना ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ से कभी भी अपन लिक्विड कर सके, निकाल सके। लेकिन महंगाई दर को भी बीट कर सकते हैं। मतलब महंगाई दर बढ़ने से 7% सालाना, तो अपने को 8 से 10% कंपाउंड में इंटरेस्ट मिले, ऐसी जगह आपका पैसा निवेश होना चाहिए। वहां पर उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का, लिक्विड फंड। वहां पर आप कभी भी डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, और आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। या एफडी कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवरेज, आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए। 8 से 10 गुना आप, जिससे मैंने मतलब सालाना इनकम आपकी 5 लाख है तो 10 गुना मतलब 50 लाख का आपका इंश्योरेंस होना ही चाहिए। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। आप जो भी एसेट बना रहे हैं, आप जो भी एसेट बना रहे हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस अगर नहीं निकाले, भविष्य में कोई गंभीर बीमारी आ जाए या तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाए आपके साथ में या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ में, तो बहुत सारा पैसा है एफडी का, आरडी का, बैंक का या प्रॉपर्टी का, उसको बेच बेच के आपको ठीक करने में चला जाएगा। तो उसी के लिए आपने मेहनत की है, हर दिन लगातार आप जो रोज इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो आपका जो पैसा है वो सारा एकदम से हॉस्पिटल का बिल चुकाने में चला जाएगा, और आपकी जो शुरुआत है वो जीरो पर आ जाएगी। तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, ताकि आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो पूरा हो सके, यानी किसी एक गोल का पैसा दूसरे गोल को पूरा करने में ना जावे। पर्टिकुलर जिस गोल का नीड है उसी गोल के नीड के हिसाब से उसका पैसा में लगना चाहिए। तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज की कंडीशन में। क्योंकि लगातार मेडिकलों के बिल जो है वो बढ़ जा रहे हैं। आज अगर किसी बीमारी का खर्चा 1 लाख है तो अगले साल उसी बीमारी का खर्चा 1,20,000 रहेगा, 1,40,000 रहेगा। 20% के हिसाब से हर साल सालाना इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है मेडिकल का।
क्रिटिकल इंश्योरेंस जैसे कि मैंने कहा कि कैंसर, हार्ट अटैक है, ऐसी जो गंभीर बीमारियों का जो कॉस्ट है वो बढ़ते जा रहा, तो उनके लिए अपने एनुअल इनकम के 3 गुना तो भी चाहिए। इनका प्रीमियम भी बहुत कम आता है। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवर 50 से 70% ऑन यूर एनुअल इनकम का होना चाहिए। मतलब 5 लाख है तो 2.5 लाख तो भी मिले। 25 लाख का इंश्योरेंस चाहिए आपके लिए। डिसेबिलिटी, हाथ पांव टूट गए, घर में बैठ गए और हमारा इनकम आ नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में डिसेबिलिटी इंश्योरेंस से आपका पैसा जनरेट होते रहेगा। क्योंकि उस कंडीशन में आपके खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन जो इनकम है वो आना बंद हो जाएगा। उस कंडीशन में ये डिसेबिलिटी इंश्योरेंस से आपको पैसों की भरपाई होगी, आपके इनकम को ये पूरा करेगा। प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, रिटायरमेंट गोल। देखो, आपका जो रिटायरमेंट गोल है, आपके पास इतने पैसे होना चाहिए रिटायरमेंट के लिए। मतलब आपने आपके 2,500, सॉरी 25,000 रुपये मंथली खर्चे है, तो उसका 300 गुना मतलब 75 लाख का आपका रिटायरमेंट गोल होना चाहिए। रिटायरमेंट गोल उतना पैसा हो गया तो आप बैठ के भी खा सकते हो, तो आपको पैसे कमाने के लिए टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। आप जरूरत के लिए काम ना करें, आप अपने अ, सुख शांति के लिए काम कर सकते हैं, चलेगा बुढ़ापे में। लेकिन आपको आपके नीड के लिए काम ना करना पड़े, उसके लिए आपके पास रिटायरमेंट का फंड उतना 75 लाख का चाहिए। चाइल्ड एजुकेशन फंड, महंगाई बढ़ते जा रही है, 10 से 12% के इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो एजुकेशन के हिसाब से उसका खर्चा भी बढ़ते जाएगा। अगर आज 1 लाख है तो अगले साल 1,10,000 लगेगा। 10-10%, 12-12% के हिसाब से हर साल महंगाई दर एजुकेशन का बढ़ते जा रहा है। मेरिज फंड, मेरे मेरिज फंड भी आपके पास चाहिए, आपकी बिटिया के लिए, आपके बेटे के लिए। इसका जो इन्फ्लेशन है वो 6 से 7% है। क्योंकि आजकल क्या है, अभी की कंडीशन में 4 से 5 लाख रुपए शादी के लिए लगते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ रही, जमाना बदल रहा है, तो एक्स्ट्रा जो खर्चे है वो बढ़ते जा रहे हैं। डेकोरेशन का खर्चा, सजावट का खर्चा, कैमरा, फोटोग्राफी, रिटर्निंग वाल, मॉनिटरिंग, ये सभी जो है वो आजकल कॉस्टली शादी होती जा रही है। तो उसके हिसाब से भी आपको उसके लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अभी आप फाइनेंस को मैनेज करने की बात कही गई है, डेट मैनेजमेंट। मैं बताया कि आपका जो लोन है उसको चुकाने के लिए आपका जो भी मंथली इनकम है उसका 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 100 रुपये कमा रहे तो 40 रुपया ही जाना चाहिए लोन को चुकाने में। क्योंकि बाकी का जो पैसा है वो आपको फैमिली के सर्वाइव के लिए लगना चाहिए, जैसे खाने पीने का खर्चा है, आपका मेडिकल खर्चा है, या निवेश करेंगे उसका, उसके लिए आपको तो भी बाकी का 60% अमाउंट डालना पड़ेगा वहाँ। वेल्थ बिल्डिंग, आपके मंथली के जो इनकम है, 100 रुपये अगर कमाते हैं तो 20 रुपये आपको ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जहाँ से आपका पैसा बढ़े। जैसे प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, हाउसिंग कॉस्ट। आपका जो हाउसिंग ईएमआई है वो आपके इस मंथली इनकम का सिर्फ 30% से कम होना चाहिए। जैसे कोई अगर अपनी इनकम है 100 रुपये, और हम मंथली बिल पे कर रहे हैं, आपके मकान का रेंट 40 रुपये, 50 रुपये, ये नहीं, ये सही नहीं है। आपको उसके इनकम के नीड के हिसाब से उसका जो अमाउंट है रेंट या लोन का, अगर आपने मकान परचेस किया तो 30% अमाउंट का वो ईएमआई आना चाहिए। अगर आप टैक्स कैटेगरी में आते हैं तो आप एलटीसी और एचडी, एलटीसी में लाइफ इंश्योरेंस और एचडी में हेल्थ इंश्योरेंस में आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं 1.5 लाख तक का। उसके लिए आप यूलिप प्लान में भी ले सकते हैं टैक्स बेनिफिट, या फिर ई जो एसआईपी की स्कीम है उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। इन एचयूएफ अकाउंट बना सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर 1.5 लाख का मिलता है टैक्स प्लानिंग में, और यहाँ पर भी 1.5 लाख का आपको अलग से मिलेगा। मतलब 3 लाख का आप ले सकते हैं। टैक्स डिडक्शन, आप अपने मंथली खर्चों को का और
इनकम का एक ट्रैक करने के लिए रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, कहाँ पर कितना पैसा जा रहा है। क्रेडिट मैनेजमेंट मैंने बताया कि अगर सिविल स्कोर आपका अच्छा है तो आपको लोन वगैरह या कोई भी सामान आप परचेस करते हैं तो आपको उसमें लोन मिल जाता है। उसके लिए अगर 700 से ऊपर आपका सिविल स्कोर है तो अच्छा है, आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके फेवर फेवर में है। आप लोन लेने के टर्म एंड कंडीशन में आते हैं। अगर 700 से नीचे है तो आप, आपका सिविल स्कोर पुअर है, आप एलिजिबल नहीं है लोन लेने के लिए। 800 से ऊपर है तो आप एक्सेलेंट है, लोन देने के लिए आपके डोर पर आएंगे लोन देने वाले। फाइनेंशियल आपके लिए बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। फैमिली फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, जैसे कि आपका 1 करोड़ का टर्म प्लान चाहिए तो आपके परिवार में आपकी वाइफ का 50 लाख का इंश्योरेंस चाहिए। यानी हस्बैंड के इंश्योरेंस का आप 50%, वाइफ का इंश्योरेंस चाहिए। यदि वाइफ की इनकम जो आ रही है, कोई जॉब में है या बिजनेस है उसका, तो उसके जॉब या बिजनेस के हिसाब से कितना इनकम जनरेट हो रहा है उनके हिसाब से, एचएलबी के हिसाब से उनका इंश्योरेंस होना चाहिए। यदि नहीं है, हाउस वाइफ है, तो हस्बैंड के 50% इंश्योरेंस तो पत्नी का होना ही चाहिए, क्योंकि पति के बाद में सेकंड परिवार की मुख्य वाइफ ही होती है, पत्नी ही होती है। फैमिली गोल आइडेंटिफाई, फैमिली गोल जैसे कोई बाइक लेना है, कार लेना है, किसी फैमिली को कोई टूर पर लेके जाना है देश या विदेश में, तो उसके लिए फैमिली गोल को पूरा करने के लिए भी अपने पास प्लानिंग होना चाहिए। स्टेट प्लानिंग, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है या कोई भी असेट बनाया है तो उसका नॉमिनेशन होना जरूरी है, ताकि हमारे जाने के बाद में परिवार में बंटवारे को लेकर विवाद ना हो और झगड़ा ना हो। पावर ऑफ अटॉर्नी उनको अभी से ही बना देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई होना चाहिए, जैसे स्टॉक में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, डेप्ट में। ऐसा ना हो कि किसी हम प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लेते जा रहे हैं। अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, स्टॉक, गोल्ड, प्रॉपर्टी और डेप्ट में, ताकि मेंटेन बना रहे। स्टॉक ने अच्छा रिजल्ट दिया, मान के चलो गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न दिया, तो स्टॉक से फायदा मिलेगा। जब शेयर मार्केट डाउन होता है तो स्टॉक का रेट बढ़ता है, तो यहाँ पर गोल्ड से भी फायदा मिल सकता है। तो यहाँ पर डाइवर्सिफाई होना चाहिए, प्रॉपर्टी में भी निवेश होना चाहिए और डेप्ट में भी निवेश होना चाहिए। गवर्नमेंट बॉन्ड में, डेप्ट का मतलब है गवर्नमेंट बॉन्ड। रेगुलर फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करना चाहिए, मंथली रिव्यू करना चाहिए। आपके खर्चे, आपके बजट, आपके टैक्स, आपके सेविंग, इन सब की नीड के हिसाब से क्वार्टरली भी होना चाहिए और एनुअल बेस पर होना चाहिए। और उसके लिए आप मुझसे 1 to 1 ले सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा कि आपके फाइनेंशियल गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन, देखो दोस्तों, हर कोई बंदा जिस फील्ड में काम करता है उसमें एक्सपर्ट होता है। अगर फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर अपने गोल को पूरा करने के लिए नॉलेज लेना चाहिए, सेल्फ स्टडी करे या किसी वर्कशॉप या सेमिनार में जाए, या फिर प्रोफेशनल एडवाइजर जो होते हैं उनसे एडवाइस ले, ताकि हम हमारा जो टाइम है वो बचे और हम अपने डेफिनेटली जो परफेक्ट है जिस काम में, उस काम में अपना समय दे। और जो एडवाइजर है जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं उनकी मदद लेकर अपने गोल को पूरा करें, ताकि अपने काम में व्यस्त रहे और हमारा जो एडवाइजर है हमारे लिए अच्छा प्लानिंग करके दे सके, ताकि हमारी जो नीड है वो पूरी हो सके। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये जो चीजें है आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आई है या नहीं आए तो उसको रिपीट करके 1 2 बार वीडियो को देखिए, जहाँ समझ में नहीं आई है वहां पर एक नोट्स बनाइए, ताकि मैं फिर से 1 to 1 आपको डीपली एक एक बारीकी से इस चीजों पर डिस्कस करेंगे और आपके लिए अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग तैयार करेंगे। धन्यवाद।